रिबॉर्न होने के बाद मैंने सबसे पहला काम करोड़ों कैश उड़ाकर अपने सबसे करीबी दोस्तों और यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत कैंपस ब्यूटी को लेकर टैटू बनवाने चला गया। मेरे बाएं हाथ पर था रोडिया, दाएं हाथ पर आर्ला मैनिफेस्ट सेज ट्रू लॉ। स्कूल एम्बलम की जगह मैंने बनवाया 9 हेवेंस मिस्टीरियस मेडन। मेरी छाती पर टैटू था पंगु ओपनिंग द हेवेंस। पीठ पर उकेरा गया 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन। दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। मैंने तो 300 मिलियन युआन तक कैश के लिए मॉर्गेज कर दिया, यहाँ तक कि पहाड़ों के बीच बने एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड एयर रेड शेल्टर तक को खरीद लिया। सब लोग मुझे पागल, बिगड़ा हुआ अमीर लड़का और प्रोडिगल सन समझकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था 20 दिनों बाद एपोकलिप्स आने वाला था। उस दिन पूरी दुनिया की वनस्पतियां और जीव जंतु भयानक म्यूटेशन से गुजरेंगे। जो पालतू जानवर कभी इंसानों से प्यार करते थे वही खूंखार ब्लड थर्स्टी बीस्ट बन जाएंगे। सड़क किनारे उगने वाले साधारण पौधे इंसानों को पीस डालने वाली मीट ग्राइंडर्स में बदल जाएंगे। मानव सभ्यता जो कभी फूड चेन के शीर्ष पर थी एक ही रात में सबसे नीचे गिर जाएगी, और उस नरक में सिर्फ वही लोग जीवित रह पाएंगे जिनके शरीर पर टैटूज होंगे। की भारी गूंज सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड बाद मैंने धीरे से अपना नाइफ नीचे रखा। काउंटडाउन 0 पर रीसेट हो गया। बम! एक भारी कंपन के साथ ऐसी डल हमिंग गूंजी मानो वो एंशिएंट टाइम से आ रही हो। पूरी ब्लू स्टार वायलेंटली कांप उठी। लाइव स्ट्रीम में शूरे जो अभी तक घमंड से हंस रहा था अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसके विला की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर आसमान में चमकता हुआ चांद उसी पल अजीब क्रिम्सन रेड बन गया था, मानो खून टपकती हुई आंखें मॉर्टल वर्ल्ड को घूर रही हों। उसके तुरंत बाद घना ब्लैक मिस्ट जिसे कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता था अंडरग्राउंड से इरप्ट हुआ और पल भर में पूरे जांगजो सिटी को ढक लिया। ये चांद क्या है? चांद इतना लाल क्यों हो गया? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में रोहित डर से चीख पड़ा। उसे ये तक महसूस नहीं हुआ कि उसके हाथ में पकड़ा रेड वाइन ग्लास जमीन पर गिर चुका है। अचानक वुफ वुफ ग्रर। लाइव ब्रॉडकास्ट में शाओ चिंग की गोद में बैठा प्योर ब्रेड टेडी डॉग अचानक लाखों व्यूअर्स की आंखों के सामने भयानक रोर करने लगा। उसका शरीर गुब्बारे की तरह तेजी से फूलने लगा। उसके पूरे शरीर पर बोन स्पाइक्स उगाए। दोनों आंखें गहरे पर्पल रंग में बदल गईं। उसका विशाल मुंह रेजर शार्प फैंग से भर गया। म्यूटेटेड टेडी अचानक शाओ युचिंग पर झपटा। उसके शार्प क्लॉज ने सीधे उसके कंधे को चीर दिया। वो पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। लाइव कैमरा बुरी तरह हिल गया। उसकी चीख ने सभी के ईयरड्रम्स हिला दिए। शुरे, मुझे बचाओ! शाओ युचिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए शुरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन शुरे तो पहले ही डर के मारे पागल हो चुका था। दूर हटो, मेरे पास मत आना! उसने शाओ युचिंग का बढ़ा हुआ हाथ भी लात मार के दूर कर दिया और रेंगता हुआ दूसरी मंजिल की तरफ भाग गया। शाओ युचिंग जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधे से बहता खून उसके कपड़ों को लाल कर चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शुरोए, मेरी मदद करो! लेकिन उसे सिर्फ शुरोए की डर से भागती हुई पीठ दिखाई दी। म्यूटेटेड टेडी फिर से ग्राउल करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी ब्लड शॉट आइज सीधे उसे घूर रही थी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहे थे। उसे बचाओ! शुरोए अकेला भाग गया। अभी तो कह रहा था कि उससे प्यार करता है, अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। खत्म हो गया, वो मरने वाली है। धीरे धीरे शाओ युचिंग की आंखों में बची उम्मीद खत्म होने लगी। उसकी जगह इंटेंस रिजेंटमेंट ने ले ली। और तभी जब मॉन्स्टर उस पर झपटने ही वाला था, उसकी कमर पर बना रेड स्पाइडर लिली टैटू ब्लड रेड ग्लो से चमक उठा। उसके पैरों के नीचे इल्यूजनरी क्रिम्सन पेटल्स धीरे धीरे खिलने लगे। हवा में ठंडी लेकिन मीठी फ्लोरल फ्रेग्रेंस फैल गई। म्यूटेटेड टेडी अचानक रुक गया, मानो उसने किसी बेहद खतरनाक चीज की गंध महसूस कर ली हो। उसकी क्रिम्सन आइज में डर की झलक उभरी। शाओ युचिंग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी प्यूपल्स की गहराई में ब्लूमिंग ब्लड रेड फ्लावर्स का समंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खूबसूरती में एक इनडिस्क्राइबेबल चिल छिपी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया? शुरोए अभी स्टेयरवेल तक ही पहुंचा था, लेकिन उसी पल उसका शरीर अचानक स्टिफ हो गया। वो धीरे से पलटा। शाओ युचिंग के पीछे रेड स्पाइडर लिलीज के गुच्छे खामोशी से खिल रहे थे। उन पेटल्स ने मानो जीवित प्राणियों की तरह म्यूटेटेड टेडी के लिम्स को जकड़ लिया। कुछ पल पहले तक वो मॉन्स्टर बेहद फेरोशियस था, लेकिन अब वो किसी नाइटमेयर की तरह जमीन पर कांप रहा था। शाओ युचिंग दीवार का सहारा लेकर धीरे से खड़ी हो गई। उसके कंधे का घाव रेड पैटर्न से ढक चुका था। उसके पेल फेस पर एक स्ट्रेंज स्माइल उभर आई। उसी पल पूरा लाइव स्ट्रीम रूम एक्सप्लोड हो गया। वो अवेक हो गई। वो ब्लॉसमिंग कर रही है। ये कैसी सुपरनैचुरल एबिलिटी है? बहुत क्रीपी है। अगले ही सेकंड स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। लाइव स्ट्रीम इंटरप्टेड। मैंने पिच ब्लैक फोन स्क्रीन को शांत नजरों से देखा। मेरे होठों के कोने पर हल्की स्नीयर उभरी। येलो स्प्रिंग्स पर फूल खिलते हैं और उस पार जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। इस जीवन में शाओ युचिंग ने अपने लिए सच में बहुत उपयुक्त स्थान चुना है। इस बीच पूरा लीडर सिटी केओस में डूब चुका था। शाओ दाओ सर्वेलेंस स्क्रीन पर सिटी फुटेज देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर मत देखो, अपना माइंड स्टेबल रखो। मैं अचानक मुड़ा और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, क्योंकि इस समय 100 मीटर मोटी टेरेन लेयर को पार करके रेड मून एनर्जी हम तक पहुंच चुकी है। फूजिया दाओ और जियांगशिंग दोनों ने दर्द भरी मफल्ड ग्रोन्स निकाली। रेड मून एनर्जी उबलते हुए लावा की तरह उनके शरीरों में घुसने लगी। ब्लड नाइफ वाले उसके लेफ्ट आर्म पर द ग्रेट गॉड ऑफ नेजा द 3 ऑल्टर सी होसाइटी का टैटू भयंकर फ्लेम्स के साथ इरप्ट हुआ। उसके राइट आर्म पर एरलांग मैनिफेस्टेड सेंट ट्रू लॉर्ड की थर्ड आई मानो अचानक खुल गई। गोल्डन लाइट हर दिशा में फैल गई। जियांगकिंग के शरीर पर बना 9 हेवेंस मिस्टीरियस मेडन टोटम काउंटलेस डिवाइन शैडोज में बदल गया। उसने उसे पूरी तरह हवा में उठा लिया। उसकी पहले वाली अलूफ ऑरा अब सीक्रेट और इनटचेबल बन गई थी। वे दोनों अवेक हो चुके थे, लेकिन जिस रेड मून एनर्जी को मैं सहन कर रहा था वो उनकी तुलना में 10 या 100 गुना ज्यादा भयानक थी। बूम! मैंने अपने शरीर की जैकेट को एक झटके में चित्रों में फाड़ दिया। मेरी छाती पर बना पांगु टैटू तुरंत डैज़लिंग डार्क गोल्डन लाइट के साथ फट पड़ा। एक एंशिएंट डेसोलेशन की भावना पूरे कमरे में फैल गई, मानो वो ऐसी एब्सोल्यूट पावर हो जो अनंत काल तक को कुचल सकती थी। एक थंडरस इरप्शन मेरे शरीर को केंद्र बनाकर फूट पड़ा। उसके तुरंत बाद मेरी पीठ में टीयरिंग जैसी भयानक शार्प पेन दौड़ गई। एयर रेड शेल्टर की गहराइयों में एक साथ 9 गहरे ड्रैगन रोड्स गूंज उठे। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन टैलिस्मैन रेड मून एनर्जी के इन्फ्यूजन के साथ पूरी तरह अवेक हो चुका था। मेरे पीछे धीरे धीरे 9 पिच ब्लैक ड्रैगन शैडोज उभरने लगे। उनके मैसिव स्केल्स ठंडी डार्कनेस से भरे हुए थे। उनकी क्रिम्सन ड्रैगन आइज एक साथ खुली। वे एक एंशिएंट फ्लाइंग कॉफिन को घसीट रहे थे जो मेरे पीछे हवा में तैर रहा था। उस ब्लैक कॉफिन के ऊपर स्कारलेट चेन्स कसकर लिपटी हुई थी। इंच दर इंच एक इनडिस्क्राइबेबल फॉरबिडन प्रेशर फैलने लगा। एक ही पल में उसने पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस को स्वीप कर दिया। ओह! याओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो कई कदम पीछे हट गया। शियांगशी के पीछे मौजूद 9 हेवेंस मिस्टीरियस मेडन की इंसेंस शैडो हल्के से कांप उठी, मानो उसने इंस्टिंक्टिवली खतरा महसूस कर लिया हो। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था मानो आग पूरे 8 विल्डरनेसेस को जला सकती हो। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का चाइल्डिश लेकिन टेरिफाइंग फैंटम आसमान चूमती कॉम्बैट पावर के साथ इरप्ट हुआ। एक गोल्डन बॉडी जो सभी टेक्निक्स के लिए इनवल्नरेबल थी। इस पल 4 सुप्रीम इंसेंस मैनिफेस्टेशंस एक साथ उठ खड़ी हुई, लेकिन जल्द ही मैंने जबरदस्ती उनके क्लैशेस को सप्रेस कर दिया। ये 4 मेजर इनहेरिटेंसेस इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मैं बिना किसी कीमत के एक साथ पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पांगु मेरी मेन पावर थी। 9 ड्रैगन सप्रेशन के लिए था। ईस्टर्न एम्परर फ्लेम्स डिस्ट्रक्शन को गवर्न करती थी और जायंट गवर्नर बैटल बॉडी को कंट्रोल करता था। हर बार मैं इनमें से सिर्फ एक ही पावर चुन सकता था।
उसी समय एयर रेड शेल्टर के बाहर टाइटेनियम अलॉय गेट पर वायलेंट इंपैक्ट्स होने लगे। सर्वेलेंस स्क्रीन पर डीप माउंटेन्स के म्यूटेटेड वाइल्ड बोर्स और म्यूटेंट बीस्ट्स दिखाई दे रहे थे। वे लिविंग ह्यूमंस की सेंट सूंघकर पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। ब्रदरली, ये माउंटेन्स के म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं। शू शाओडाओ ने अरलांग डिवाइन मैनिफेस्टेशन से बनी 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में बैटल इंटेंट चमक रही थी। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। मेरी हड्डियां थंडर की तरह क्रैक हुई। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ये सो कॉल्ड अपोकलिप्टिक बीस्ट हमारे ड्रिंकिंग स्नैक्स बनने के लायक भी हैं या नहीं। एयर रेड शेल्टर के बाहर ब्लैक मिस्ट हवा में फैली हुई थी। दर्जनों म्यूटेटेड बीस्ट टाइटेनियम अलॉय वॉल को पागलों की तरह टक्कर मार रहे थे। सबसे आगे एक 3 मीटर लंबा म्यूटेटेड वाइल्ड बोर था जिसका शरीर ब्लैक स्केल से ढका हुआ था। उसकी हर टक्कर से जमीन हल्की कांप उठती थी। एयर रेड शेल्टर का साइड डोर धीरे धीरे खुला। मैं टॉपलेस बाहर निकला। मेरे पीछे शू शाओ और शियांगशिनी भी बाहर आए। ताजे फ्लैश और ब्लड की स्मेल महसूस होते ही म्यूटेटेड बीस्ट होड़ अचानक रुक गई। सभी ने एक साथ हमारी तरफ से घुमा लिया। उनकी क्रिम्सन आइज हम पर लॉक हो गई। तभी म्यूटेटेड वाइल्ड बोर किंग ने एक वायलेंट रोड छोड़ी। उसके चारों खुर पागलों की तरह जमीन पर दौड़े। वो हैवी टैंक की तरह सीधे मेरी तरफ क्रैश हुआ। ब्रदरली, केयरफुल, ये लेवल 1 पीक एक्सोटिक बीस्ट है। शू दाओ इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, वहीं रुको। मैं डॉज नहीं किया, नहीं पीछे हटा। ठीक उसी समय जब उसके स्पीयर लाइक टस्क्स मेरी चेस्ट को बेधने वाले थे, मैं हिला। कोई फ्लैशी मूव नहीं, मैंने सिर्फ अपना राइट हैंड उठाया और मुट्ठी बांध ली। पांगू पावर। मैंने अपने बर्निंग चेस्ट के भीतर साइलेंटली चैंट किया। पांगू टोटम अचानक डार्क गोल्डन लाइट से चमक उठा। एक ब्लरी एंशिएंट जायंट फैंटम मेरी फिस्ट पर इकट्ठा हो गया। फिर मैंने पंच मारा। बूम। टेरिफाइंग फोर्स ने एयर को एक्सट्रीम तक कंप्रेस कर दिया। एक पियर्सिंग सोनिक बूम गूंज उठा। मेरी फिस्ट सीधे म्यूटेटेड वाइल्ड बोर किंग के स्कल पर लगी। धम। एक भारी मफ्ट साउंड गूंजी। एक डोमिनेटिंग हिडन फोर्स उसके हार्ड स्कल को चीरते हुए अंदर घुस गई। उसके शरीर के भीतर की सारी लाइफ फोर्स उसी पल शैटर्ड हो गई। वो म्यूटेटेड वाइल्ड बोर किंग जिसका वजन कई टन था, उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका विशाल शरीर कीचड़ की तरह मेरे पैरों के नीचे ढह गया। एक ही पंच में लेवल 1 पीक एक्सोटिक बीस्ट इंस्टेंट किल हो गया। उसके तुरंत बाद मेरे पीछे फिर से 9 गहरे ड्रैगन रोज गूंज उठे। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन का फैंटम मेरे पीछे प्रकट हुआ। 9 ब्लैक ड्रैगन्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी क्रिम्सन ड्रैगन आइज एंशिएंट ब्लैक कॉफिन को घसीट रही थीं। कांस्टेंट प्रेशर पूरे बैटलफील्ड पर रिफिल होने लगा। 9 ड्रैगन्स सप्रेस। मेरी आवाज गिरते ही बूम, ब्लैक कॉफिन की शैडो हल्की से कांपी। एक फॉरबिडन प्रेशर मानो एबिस के किनारे से आई हो, पल घर में फॉरेस्ट पर उतर गया। वे लो लेवल म्यूटेटेड बीस्ट से रेजिस्टेंस करने का मौका तक नहीं पा सके। वे सीधे जमीन पर दब गए। उनके शरीरों से क्रैकिंग साउंड्स आने लगी। वे उस भारी प्रेशर को सहन ही नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड, हजारों म्यूटेटेड बीस्ट पूरी तरह वाइप आउट हो गए। शू शाओडाओ पूरी तरह डंफाउंडेड रह गया। ब्रदरली, ये तो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। जैंगशिनी मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी आंखों में भी शॉक की चमक गुजर गई। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मैं बस म्यूटेटेड वाइल्ड बोर किंग की कॉप्स के पास गया। मैंने हाथ उठाकर उसकी स्कल को चीर दिया। उसके अंदर से थंब साइज क्रिस्टल निकला जो फेंट रेड ग्लो छोड़ रहा था। क्रिस्टल कोर, एपोकलिप्स की सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड करेंसी। मेरे होठों पर हल्की स्माइल उभरी। एपोकलिप्स का पहला ट्रेजर अब मेरे हाथ में है। मैंने उस क्रिस्टल कोर को हाफ लाइफ स्पेस में स्टोर कर दिया। क्रिस्टल कोर एब्जॉर्ब होते ही मैंने साफ महसूस किया कि मेरे शरीर के अंदर का हाफ लाइफ स्पेस हल्का कांप उठा। हालांकि एक्सपेंशन बहुत मामूली था, लेकिन वो सचमुच थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछले जीवन में इंसानों ने जल्दी ही डिस्कवर कर लिया था कि ये क्रिस्टल कोर्स सिर्फ अवेकनर्स की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते, बल्कि स्पेशल टोटम्स, मैजिक चेस्ट्स, वेपन्स, इक्विपमेंट और एबिलिटीज को इवॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेट एपोकलिप्स एरा में उन्होंने गोल्ड और करेंसी तक को रिप्लेस कर दिया था और वही बन गए थे दुनिया के एकमात्र यूनिवर्सल ट्रेडिंग रिसोर्स। मैंने शू शाओडाओ की तरफ देखा। इन बीस्ट्स के सारे क्रिस्टल कोर्स निकाल लो और मीट भी वेस्ट मत करना। प्यूरिफिकेशन के बाद इसे स्टोर किया जा सकता है। ऑल राइट। शू तुरंत एक्साइटेड हो गया। ऑल राइट। उसी समय पहाड़ी रास्ते की तरफ से अचानक क्योटिक फुटस्टेप्स और मदद की चीखें सुनाई दी। बचाओ, हेल्प। मैंने देखा करीब दर्जन भर लोग बेहद मिजरेबल हालत में एयर रेड शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे कई म्यूटेटेड ब्लड ब्लेड मैंटिसेस उनका पीछा कर रहे थे। वे चीतों जितने बड़े थे। मैंने अपनी आंखें हल्की सी खोल ली। मैंने तुरंत सामने वाले आदमी को पहचान लिया। लियू पैंगी, वही फोरमैन जो पहले ब्लैक मार्केट बेस के एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार था। पिछले जीवन में जब मैं डाउनफॉल में था, इन्हीं लोगों ने मौके का फायदा उठाकर मुझे और नीचे धकेला था। उन्होंने मुझे बीस्ट्स के सामने चारे की तरफ फेंक दिया था ताकि खुद भागने के लिए समय खरीद सकें। हेल्प, जल्दी गेट खोलो, हम सब जैंग जो के ही लोग हैं। तुम हमें मरते हुए देखकर मदद नहीं करोगे क्या? मैं ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। मेरी आंखों में कोल्ड ग्लिंट चमक उठा। जब पिछले जीवन में तुमने मुझे कुचलने का मौका नहीं छोड़ा था, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आया कि हम सब जैंग झोके ही लोग हैं? फैट लू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बेशक वो मेरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन वो मेरी आंखें पढ़ सकता था। वो किसी इंसान को बचाने वाली नजर नहीं थी, वो मरे हुए इंसान की तरफ देखने वाली नजर थी। मैंने धीरे धीरे अपना राइट हैंड उठाया। मेरा एयर रेड शेल्टर कचरा एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे शब्द गिरते ही मैंने उंगलियां स्नैप की। तुरंत एयर रेड शेल्टर के चारों ओर मौजूद टाइटेनियम अलॉय वॉल से टेरिफाइंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क्स फूट पड़े। सबसे आगे दौड़ रहे ब्लड ब्लेड मैंटिसेस सीधे करोड़ों वोल्ट्स की बिजली से टकरा गए। धड़ाम, वे तुरंत हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा शरीर जलकर काला हो गया। ब्रदर, मैंने गलत किया। मैं सचमुच गलत था। लू डर से चीख पड़ा, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा तक नहीं देखा। मैं बेवजह इनोसेंट लोगों का स्लॉटर नहीं करता, लेकिन जो लोग दुश्मन बन चुके हों और मदद के लायक भी ना हो, वे अंत में जरूर मरते हैं। मैं मुड़ा और वापस एयर रेड शेल्टर के अंदर चला गया। मेरे पीछे भारी टाइटेनियम अलॉय डोर धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर की चीखें जल्द ही ब्लैक मिस्ट में निगल ली गईं। रेड मून आने के तीसरे दिन बाहरी दुनिया पूरी तरह लिविंग हेल बन चुकी थी। सिटी सेंटर रेड व्हीकल्स और म्यूटेशन रूइन से भरा पड़ा था। स्ट्रे कैट्स और डॉग्स अब जंगली बीस्ट्स जितने विशाल हो चुके थे। वे ग्रुप्स में सर्वाइवर्स का शिकार करते हुए सड़कों पर घूम रहे थे। दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट एयर रेड शेल्टर के अंदर बीफ टैलो हॉटपॉट की रिच अरोमा हवा में फैली हुई थी। शू के मुंह से तेल टपक रहा था। ब्रदरली, अगर एपोकलिप्स में रोज ऐसा लाइफ मिले तो मुझे नहीं लगता ये इतना अनएक्सेप्टेबल है। यंग जिंग